राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारे जीवन में गौ माता का बहुत महत्व है। गाय हमें दूध देती है जो हमारे पोषक के काम आता है, हमारे बच्चों के काम आता है, हमारे बुजुर्ग बीमार जो सदस्य होते हैं उनके काम आता है। लेकिन गाय माता तो दूध के अलावा भी बहुत कुछ देती है। गाय का अस्तित्व ही हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने का एक बड़ा माध्यम बन जाता है। गाय जो त्याज्य के रूप में गोबर और गौमूत्र का विसर्जन करती है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गाय का गोबर किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है। गोबर के माध्यम से किसान अपने लाखों रुपए खर्चा बचा सकते हैं, क्योंकि जो लाखों रुपए वो खाद के रूप में या दवाओं के रूप में अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यदि वो गाय के महत्व को जान लें, गाय के गोबर को समझ लें और गाय के गोबर का सही प्रयोग करना शुरू कर लें। वैसे तो हमारे यहाँ परंपरा रही है, हजारों सालों की परंपरा है कि गाय के गोबर का प्रयोग हम खाद के रूप में अपने खेतों में करते रहे हैं। तो गाय के गोबर में वो सब पोषक तत्व, वो सब आवश्यक चीज़ें विद्यमान रहती हैं जो हमारे खेतों को की जो उर्वरा शक्ति है वो यथावत बनाए रखती हैं, उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति करती रहती हैं। हमारे फसलों को चाहे बोने के समय हो या बोने के बाद जब वो अंकुरित हो जाते हैं, जब पौधे विकसित हो जाते हैं, तो कई तरह के रोगों से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता भी गाय के गोबर में रहती है। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे परीक्षण हुए हैं, ऐसे ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे बहुत विस्मयकारी बातें पता चला है। यदि आपने गोबर देखा हो, वैसे तो गोबर हम सब देखते ही हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों का संबंध गांव देहात से है, कृषक परिवार से है। कृषक परिवार भी ना भी हो तो भी हमारे घर में गाय का रहना या फिर आसपास गाय की उपस्थिति तो हम सब जानते हैं। तो गाय का गोबर जो है, आप उसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक गाय के गोबर का ठोस भाग है, तो ठोस भाग ज़्यादातर ठोस गोबर का अंश सेलुलोज से, ऐसे रेशे से बना होता है जो वो आहार के रूप में, घास के रूप में, भूसे के रूप में सेवन करती है। क्योंकि पूरी तरह से भूसा या घास उसके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पच नहीं पाता। लेकिन गाय के गोबर का जो पाचन तंत्र है, उसकी संरचना और उसकी पाचन प्रक्रिया हमसे थोड़ी अलग रहती है। इस संबंध में फिर कभी विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। लेकिन आहार के रूप में, भोजन के रूप में जिस घास फूस का, इस भूसे का सेवन गाय करती है, उसका अधिकांश हिस्सा तो पचा लेती है। यद्यपि सूखे भूसे में उसके लिए ज़्यादातर पोषक तत्व नहीं रहते, फिर भी हम आहार के रूप में उसके आहार का करीब करीब 30 से 35-35% अंश सूखे भूसे के रूप में रहते हैं। इसीलिए हमारी गाय दुर्बल भी रहती है, कमज़ोर भी रहती है, एक तरह से कुपोषित रहती है। दूध की मात्रा भी इसीलिए घट जाती है। लेकिन जो भूसा वो सेवन करती है, उसका भी ज़्यादातर अंश पूरी तरह से पचता नहीं। तो जो पचता नहीं, वही गोबर के रूप में बाहर आता है। तो गोबर का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी अपचित रेशे के रूप में रहता है, सेलुलोज के रूप में रहता है। तो गोबर में इसकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि वो गोबर के आकार में वृद्धि करता है, या फिर इसको गोबर के साथ में कुछ ऐसे एंजाइम रहते हैं जो गाय के पेट से ही आते हैं, जो गाय के पेट में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। उनको एंजाइम कह लें, फ्रेंडली बैक्टीरियाज कह लें, या फिर कुछ ऐसे रसायन भी रहते हैं जो गोबर में फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं। इसी फर्मेंटेशन क्रिया को हम बायोगैस प्लांट में यूज़ करते हैं। बायोगैस प्लांट में जो गैस बनती है वो इसी फर्मेंटेशन क्रिया से होती है। और ये फर्मेंटेशन क्रिया जो सेलुलोज के जो सूक्ष्म कण बाहर आते हैं, उसके जो अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको फर्मेंटेट करके पैदा होती है। इसलिए उस गैस में मीथेन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कुछ मात्रा में दूसरी गैस भी निकलती हैं। तो एक भाग तो सेलुलोज का रहता है, ठोस भाग रहता है, इसमें कुछ अंश खनिज तत्व भी रहते हैं, कुछ विटामिन भी रहती हैं, कुछ दूसरे केमिकल भी रहते हैं। लेकिन गाय के गोबर का एक दूसरा भाग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी में सारे औषधि गुण भी हैं, खेतों को संचित करने के भी गुण हैं, किसानों की मदद करने वाले भी गुण हैं, या फिर हम देखें उसमें दूसरे गुण भी हैं, चाहे वो दुर्गंधनाशक गुण हो,
बैक्टीरियास, वायरस आदि की ग्रोथ रोकने वाले हों या कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने वाले हों, रेडियो एक्टिविटीज़ की सुरक्षा प्रदान करने वाले गुण हों, सब उसी तरल भाग में रहते हैं। लेकिन ये तरल भाग बहुत कम मात्रा में रहता है। यदि गोबर से इसकी तुलना करें तो गोबर का 20% से ज़्यादा ये तरल नहीं रहता, और तरल का भी यदि विश्लेषण करें तो उसकी फिर बात अलग हो जाती है। तो आप यदि खेतों में अपनी फसल उपजाना चाहते हैं, अपने खेतों को ज़्यादा अंकुरित, ज़्यादा उर्वरकता प्रदान करना चाहते हैं, उसके उपजाऊपन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तरल भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो गोबर की खाद आप प्रयोग करते हैं उसमें तरल इसका ज़्यादा भाग नहीं रहता, लेकिन फिर भी जितना भी आप डालते हैं वो पर्याप्त काम करता है, आपकी उपज को, आपकी फसलों को लाभ पहुंचाता है। आप जो वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में ये तरल भाग तो उतना ही रहता है, लेकिन गोबर का जो दूसरा अपचित आहार है, जो सेलुलोज है, वो केंचुआ के द्वारा और सूक्ष्म कणों में विभाजित कर दी जाता है, और केंचुआ उसमें कई तरह के एंजाइम्स और कई तरह के पोषक तत्व भी छोड़ देता है। इससे गोबर का आकार तो बदल जाता है, गोबर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसके दाने बन जाते हैं, ज़्यादा मुलायम बन जाता है, और वो मिट्टी में बहुत सहजता से मिक्स हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि पूरा वर्मी कंपोस्ट उपजाऊ हो गया, लेकिन उसका भी अधिकांश हिस्सा भूमि में ज़्यादा प्रभाव नहीं देता। भूमि को प्रभावशाली बनाने के लिए, भूमि को ज़्यादा उपजाऊपन देने के लिए और फसलों को शक्ति देने के लिए गोबर का तरल भाग ही काम करता है। इस तरल भाग में कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, इनको बैक्टीरिया कहें, एंजाइम कहें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विभाजन हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो हार्मफुल भी होते हैं और लाभकारी भी होते हैं। जैसे हमारे पेट का जो निचले का हिस्सा है, जब हम अपनी आंत्र संस्थान को जानने की कोशिश करते हैं तो जो क्षुद्र आंत्र है, छोटी आंत्र है, उसके आगे का जो हिस्सा है, जिसको कोलन कहते हैं, बैरद आंत्र कहते हैं, उसमें हजारों तरह के और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया रहते हैं, जो भोजन को पचाने का भी काम करते हैं। पचाने के साथ में भोजन के साथ जो तत्व आते हैं उनसे कुछ आवश्यक तत्व बनाने का भी काम करते हैं, ये मल की मात्रा बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो इसी तरह के जो बैक्टीरियास हैं या एंजाइम्स हैं, गाय के पेट में भी रहते हैं। तो यही बैक्टीरिया गाय के पेट में पाचन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और कई तरह के उपयोगी एंजाइम बनाते हैं, और यही बैक्टीरिया बाहर आके भी गोबर को फर्मेंटेड करने का, गोबर को और सूक्ष्म कणों में विभाजित करने का, या गोबर के अंदर और उपजाऊ रसायनों को पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में गाय के बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, तो इनकी मात्रा कम होती है, लेकिन इनको हम सुविधा के अनुसार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ कर सकते हैं, इनका विकास कर सकते हैं। इनकी एक आध ग्राम की मात्रा बहुत रहती है कि उस 1 ग्राम के अंदर ही अरबों खरबों की संख्या में ये बैक्टीरिया या एंजाइम रहते हैं, और ये ऐसे हैं जो अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और वो बहुत सारे पदार्थों को उपजाऊ पदार्थों में बदल देते हैं। तो आप यदि गोबर का उपयोग लेना चाहते हैं तो उस गोबर के जो मुख्य भाग है, जो तरल भाग है, तरल में जो बहुत महत्वपूर्ण रसायन हैं, उनको अलग करके अपनी भूमि में प्रयोग कर सकते हैं और उसका नाना प्रकार से उपयोग भी कर सकते हैं। या फिर यदि आप कोई उद्योग करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी गाय का ये अंश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उन बैक्टीरियाज को या एंजाइम को कैसे अधिक संख्या में बढ़ाना है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये विषय वैसे तो ये जो बीटेक वगैरह में इसकी शुरुआत होती है, उसकी हायर स्टडी में आपको जानने का प्रयास करते हैं, और ऐसे प्रयास भी हो रहे हैं, गोबर से कई भाग अलग करने के प्रयास हो रहे हैं। जो मैंने पहला भाग छोड़ दिया जिसका सेलुलोज भाग है, उसके भी कई पार्ट हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो आप यदि निकालना शुरू कर दें, उसको यदि जान लें, तो उस सेलुलोज भाग से भी आप हज़ारों रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर से कमा सकते हैं। यदि तरल भाग की बात करें
तो तरल भाग में भी ऐसे ऐसे रसायन, एंजाइम, बैक्टीरियाज और दूसरे तत्व रहते हैं। यदि उनको आप अलग करना शुरू कर दें, उनकी उपयोगिता लोगों को बताना शुरू कर दें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे तरलों का प्रयोग करते हैं लेकिन उनके पास गाय नहीं है, जानते हैं लेकिन प्रयोग करना चाहते हैं या उसका व्यापार करना चाहते हैं, तो उनको बेच कर भी आप 1-2 किलोग्राम गाय के गोबर से हज़ारों रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो आपके लिए गाय का गोबर, अब गोबर गोबर नहीं रहा, अब गोबर फेंकने का, घृणा करने का विषय नहीं रहा। अब तो गाय का गोबर काला सोना बनता चला जा रहा है, क्योंकि उसकी जो उस पर जो शोध हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है, उसकी उपयोगिता पता चल रही है, उसके अंदर जो रसायन हैं उनकी जानकारी हमें मिल रही है, उससे निश्चित ही हमारा और पूरे दुनिया का एक परिदृश्य बदल रहा है। इसलिए गोबर की आवश्यकता, गोबर की मांग तो गल्फ़ जैसी कंट्रियों में, सऊदी अरब जैसी कंट्रियों में, जो गाय को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, आज महत्व भी देते हैं, गाय के गोबर की डिमांड भी करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सऊदी अरब में गल्फ़ की सबसे बड़ी गौशाला स्थापित की गई है, क्योंकि भविष्य वो गौ माता के अंदर देख रहे हैं, और हम उसके बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। 1971 के आसपास हमारे देश में आबादी यद्यपि 50 करोड़ से कम थी, लेकिन हमारे देश में 40-45 करोड़ के आसपास गाय होती थी, ऐसा रिकॉर्ड कहता है। उसके बाद हमने गौ माता की संख्या तो घटानी शुरू कर दी, क्योंकि हमने तो गाय माताओं को व्यर्थ बूचड़ खानों में भेजना शुरू कर दिया, उसकी कटाई शुरू कर दी, उसका मांस, उसकी चमड़ी बेचना शुरू कर दिया। इसलिए उसकी संख्या निरंतर घटती चली गई, और दूध के लिए हमने भैंस पालना शुरू कर दिया, या फिर विदेशों से गाय, जो गाय जैसी दिखती है, गाय वास्तव में नहीं है, उसका पालन शुरू कर दिया है। भैंस की प्रथा तो हमारे यहाँ लाखों सालों से, हजारों सालों से है, क्योंकि आपने दुर्गा सप्तशती में सुना होगा महिषवध, और आपने जमदेव का वाहन भी सुना होगा, महिष। तो भैंस की उपस्थिति तो हजारों लाखों सालों से, लेकिन हम अपने दैनिक प्रयोग के लिए भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करते थे। भैंसी का प्रयोग कुछ हद तक, कुछ श्रम के लिए कर लेते थे, लेकिन गाय जिसकी हम उपयोगिता समझते रहें, जिसको पूछते रहें, जिससे लाभ उठाते रहें, उसको ही हमने अब तिरस्कृत करना शुरू कर दिया है। इसलिए आज हमारे देश में मात्र 2 करोड़ से भी कम हमारी गाय बची हैं, और जो उपयोगिता बताई है, जो गाय की उपयोगिता पूरा दुनिया जानने लगी है, वो उनकी जर्सी गाय या किसी दूसरे पशु के अंदर नहीं है। वो उपयोगिता, वो महत्वपूर्ण तत्व सिर्फ हमारी गाय माता के अंदर है। तो यदि आपके पास देसी गाय है, तो आप यदि दूध देती है, नहीं देती है, फिर भी उसको आप अच्छे से पालें, उसकी पालना करें, उसकी सुरक्षा करें, और उसका जो गोमूत्र है या गोबर है, उससे आप लाभ कमाना शुरू करें। आप यदि कुछ कर रहे हैं तो उसको और बदल सकते हैं, उसके नए आयाम खोल सकते हैं, और इसके माध्यम से गाय का गोबर आपके लिए काले सोने का काम कर सकता है। तो ये बहुत सारी